अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो मेरी वीडियो है वो इस चीज़ के बारे में है कि किस तरह से पूरा जो हमारा स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा का, यूकेवीआई का प्रोसेस किस तरह से है। ठीक है, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि हमें टोटल तो पता चले कि क्या क्या हमारा मतलब जर्नी होगा, किस किस तरह से हमने वो काम करना है। अभी ये मेरा कैमरा हिल रहा है, कैमरा हिलना ही है क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इसको कहीं से कहीं रख लूँ, कोई ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि मैं इसको किसी जगह पे सेट करके रख लूँ, तो वो नहीं हो सका मुझसे, क्योंकि कोई चीज़ ही इस तरह से नहीं है कि मैं इसको किस चीज़ पे रख दूँ। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना, मतलब इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले मैंने वो चीज़ें लिख दी हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, जो आपको करना है, जो आप लोगों ने करना है। आप लोगों के माइंड में एक जो वो कहते हैं ना डायग्राम, एक इमेज बन जाएगा कि हमने स्टार्ट से लेके एंड तक करना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पासपोर्ट ही बनाना है, वो तो बाहर आने के लिए हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम आइल्स वगैरह कर लें। आप आइल्स की तैयारी करेंगे तो उस दौरान आप पासपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपने आइल्स के लिए अप्लाई करना है, जब मतलब टेस्ट देना है उसका, तो उसके लिए अप्लाई करना होगा तो आपका वो पासपोर्ट का नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जब भी आइल्स की तैयारी स्टार्ट करें, जब आपका आने का प्रोग्राम हो कि जनवरी इनटेक में आना है या सितंबर में आना है, तो सबसे पहले तो आपका यही काम है कि अपना पासपोर्ट बना लें, ताकि आपका आइल्स में जो भी है वो लेट ना हो। बाद में मतलब आप तैयारी कर लें आइल्स की, जिस दिन आप अप्लाई करने लगें तो आपको पता चले कि यहाँ पे तो पासपोर्ट का नंबर लगना था। फिर आप अप्लाई मतलब पासपोर्ट बनाने जाएंगे, या तो अर्जेंट बनाना पड़ेगा और पैसे ज़्यादा लगेंगे, नहीं तो आपका जो है वो पूरा मंथ जो है वो 15-20 दिन जो वो सारा प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। तो डिले तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि एट द एंड जो वीज़ा है उसके लिए हमें कम से कम भी 1 मंथ 1.5 मंथ चाहिए होता है। कभी हो सकता है ना वीज़ा लेट हो जाए, यूनिवर्सिटी कैश लेटर जो है वो लेट हमें दे, तो इसलिए हमें अपना जो है वो काम पहले ही कर लेना चाहिए। अभी आइल्स की तैयारी जो है घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाजमी है इसमें। आप लोग अगर नहीं घर में करना चाह रहे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब इतने इंस्टीट्यूट बने हुए ना आइल्स के। उसके बाद क्या है कि जब आइल्स की तैयारी कर रहे हों तो तब तो आप कुछ नहीं करेंगे, तब अपना पूरा फोकस जो है वो आइल्स को ही दीजिए, क्योंकि जब आपने आइल्स का टेस्ट दे देना है उसके बाद आपके पास कम से कम भी जो है ना 15 से 17 डेज इस तरह के होंगे कि आपको कोई काम नहीं और होगा। ठीक है, उन डेज में आपने क्या करना है, नेक्स्ट है डिग्रीज को वेरिफिकेशन करवानी है उनकी। ठीक है, आपने अपनी सारी डिग्रीज जो हैं उनको वेरीफाई करवाना है, एसईसी से वेरीफाई करवाना है पहले। ठीक है, अपनी जो भी अगर तो आप इंटर के बाद आ रहे हैं तो आपने इंटर के जो आपके पास मार्कशीट है, रिजल्ट कार्ड है, उनको भी वेरीफाई करवाना है। उसके बाद अपनी सनद ले लेनी है। अगर तो किसी बच्चे की सनद नहीं आई, हो सकता है कि बच्चा जो है बैचलर्स में आना चाह रहा है, इंटर के भी उसने पेपर दिए हैं, रिजल्ट आया है उसका, लेकिन उसकी सनद नहीं आई, तो बोर्ड ऑफिस में जाएं, उनको कहें कि हमने फॉरेन के लिए अप्लाई करना है, हमें हमारा जो है वो सनद में दे दें। अर्जेंट बेसिस पे आपको कुछ फीस लेकर वो सनद दे देंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो मास्टर करने आ रहे हैं बच्चे, तो अपने बैचलर्स के बाद आ रहे हैं, उनको मतलब एमएससी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, एमफिल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी डिग्री नहीं आई होती मतलब अभी। तो अगर इसी साल में या जिस तरह से भी बच्चे आना चाह रहे होते हैं, तो उनके पास अगर डिग्री नहीं है, ठीक है, तो वो अपने यूनिवर्सिटी में जाएं, उनको कहें कि हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना बना के दे दें, हमने फॉरेन के लिए अप्लाई करना है, नहीं तो हमें अर्जेंट डिग्री दे दें। अर्जेंट डिग्री भी टाइम लेगी, इसलिए उनसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, और ये चीज़ें अपनी जो डीएमसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है इनको आपने वेरीफाई करवाना है, साथ में आपने मैट्रिक और इंटर की जो सनद है उसको भी वेरीफाई करवाना है, मार्कशीट को भी वेरीफाई करवाना है। ठीक है, ये हर चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी ने जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी है हर चीज़ उन्होंने मांगनी है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में भी आपने इसको जाकर वेरीफाई करवाना है। पहले आपने एचईसी से करवाना है, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाना है। ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और भी कराची में भी शायद है। जो आपको सिटी जो है वो पास लगे आपने वहाँ से जाके इनको वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद जो है वेरीफाई करवाएं, साथ में अगर
टाइम आपके पास है तो यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करते रहें, पहले सर्च कर लें, कोई मसला नहीं, जब मर्जी। यूनिवर्सिटी का तो कुछ नहीं है, वो जब भी सर्च करें। मैंने तो एक स्टेप लिखा है कि आपने ये चीज़ें करके अपने अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करना। आप यूनिवर्सिटीज़ को पहले भी सर्च कर सकते हैं, साथ साथ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, पहले सिटीज़ के बारे में सर्च करें कि यूके में कौन कौन से सिटीज़ हैं, ठीक है। इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, कहीं भी आपने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है, पहले तो उनके सिटीज़ को सर्च करना है। ये मत सोचें कि सिर्फ हम मैनचेस्टर जाएंगे, लंदन जाएंगे, और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं, ठीक है। और उनमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, रैंकिंग भी अच्छी है यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन ये है कि थोड़ा बच्चे इस तरह से करते हैं कि सर्च नहीं करते ना, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं सर्च करते। यूनिवर्सिटी की तो बात की बात है, सिटीज़ नहीं सर्च करते कि यूके में, इस स्टेट में, इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में कौन कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, तो इनमें कौन सी जगह होगी, ठीक है। आपको पहला काम यही करना है कि आपने पहले तो सिटीज़ देखने हैं कि कौन कौन से सिटीज़ अच्छे हैं जहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनकी फीसिस वगैरह कम है, और कोई 1-2 थाउजेंड जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाए वहाँ से। फिर आपने अगर मतलब सिटी सर्च कर लिए, साथ में यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर लिया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आपने शॉर्ट लिस्टेड कर लेना है, ठीक है, जिनकी फ़ीस कम हो, ठीक है। जिनकी फ़ीस कम हो और आपका कोर्स जो भी आपको रिक्वायर्ड कोर्स हो या अपनी स्टडी के रिलेटेड कोई कोर्स हो वो वहाँ पे अवेलेबल हो, तो आपने उनको क्या करना है, कॉपी पेंसिल ले लेनी है, साथ साथ लिखी जाना है। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है तो एक तो यूनिवर्सिटी का नाम भूल जाएगा, दूसरा आपके जो कोर्स के रिलेटेड आपने वहाँ पे कोर्स जो है या कोई भी मतलब लगा ले डिग्री जो भी है उसको सर्च करना है, आपने देखना है, तो वो आपको बाद में भूल जाएगी कि हमने कौन सी डिग्री वहाँ पे देखी थी, उसकी फ़ीस क्या थी। इसलिए आपने क्या करना है कि जब भी सर्च करना है कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अपनी डिग्री का नाम लिखना है जो भी वहाँ पे अवेलेबल है आपके रिलेटेड, आपने उसकी फ़ीस लिखनी है, स्टार्ट डेट लिखनी है, एंड डेट लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी मेंशन कर लेनी है ताकि जब आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकें कि कौन सी डिग्री थी दूसरी यूनिवर्सिटी में और ख़ास तौर पे फ़ीस क्या थी, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी कर लेनी है। ये बहुत ही मतलब अगर इसको आप इग्नोर कर देंगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, मैंने आगे लिखा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, फी, कोर्स, इनटेक वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपने इनको लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है आपने कि मतलब सारा कुछ तो कर लिया आपने, मतलब आपने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर लिया, आपने कोर्स को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया, अब आपको पूरा कंफर्म पता है कि हमने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और इस कोर्स में अप्लाई करना है। अब जिस कोर्स में अप्लाई करना है हर यूनिवर्सिटी ने आपसे पर्सनल स्टेटमेंट तो मांगनी है। और पर्सनल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि पर्सनल स्टेटमेंट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईटीसी, ये बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने वहाँ पे लिखना होता है, जिसमें मतलब कि आपने चेकलिस्ट तो फिल की है, हर चीज़ उसमें है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बहुत डिटेल से आपसे मांगी होती हैं, ठीक है। 1000 वर्ड जो है वो तो आपने कम से कम उसमें लिखना है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है ना 1000 ही आप लिखें। तो उससे कम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, 800 वर्ड्स लिख दें, लेकिन लिखना उसमें क्या है, उसमें लिखना है कि आपने जो प्रीवियस स्टडी की हुई है वो कौन से की है, कहाँ से की है, कितने मार्क्स आए हैं आपके उसमें, और वो स्टडी जो है वो आपके जो करंट आपने जो एप्लीकेशन में फिल किया हुआ है कि ये मैं कोर्स करने आ रहा हूँ, इससे रिलेटेड किस तरह से है, ठीक है। तो आपके अप्लाइड कोर्स के रिलेटेड आपकी प्रीवियस स्टडी किस तरह से है, साथ में आपने लिखना है कि किस तरह से अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने होम कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपने ये चीज़ें उनको मेंशन करनी है, सर्च करें, गूगल करें, जो भी आपका मतलब रिक्वायर्ड कोर्स होगा ना उसको लिखें, और आगे लिखें पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिख सकते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आपको उससे रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगी और आपका थोड़ा सा माइंडसेट हो जाएगा और पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपने वो चीज़ें देखनी है, फिर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है। पहले गूगल सर्च करके 3-4 पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ें अपने ही मतलब फील्ड के रिलेटेड, जो आपने अप्लाई किया है उसी से रिलेटेड निकालें, पढ़ें, ठीक है।
और उसके बाद आपने लिखना है कि ये सिटी ही क्यों हमने मतलब यूके ही क्यों ज्वाइन किया, उसके बारे में एक पैराग्राफ बना दे छोटा सा कि यूके ही क्यों हमने मतलब चूज किया था। कोई और कंट्री आप कर सकते थे ना, इसलिए हमने यूके क्यों ज्वाइन किया उसका थोड़ा सा लिखें। इनके क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे मतलब पीछे वीडियो एक बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की नाम से वीडियो है, उसमें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन की, उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, ये यूके ही को स्पेसिफिकली आपने क्यों ज्वाइन किया, आप उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बहुत अच्छी मतलब मिल जाती हैं चीज़ें। और इसके बाद आपने ये लिखना है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का रैंक जो है वो आपने इंटरनेशनल भी लिखना है। यूनिवर्सिटी का रैंक आपने यूके में भी कितना रैंक है यूनिवर्सिटी का वो भी लिखना है। और अगर वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है तब, या अगर वो स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपने लिखना है कि स्कॉटलैंड में उसका ये रैंक है। अगर वो इंग्लैंड की है तो आपने लिखना है इंग्लैंड में इस यूनिवर्सिटी का ये रैंक है, टॉप रेटेड है, इसकी यूनिवर्सिटी की जो मतलब फैकल्टी है वो अवार्ड विनिंग है, अच्छी फैकल्टी है। ठीक है, वो लिखना है। फिर आपने लिखना है कि यूनिवर्सिटी में हमारे लिए मतलब अकेडमिकली बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, मतलब वो एक पूरा उन्होंने जिस तरह से कोई बनाया होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कि कंप्यूटर्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर की कुछ भी ज़रूरत हो तो वो वहाँ जाके तो अपना मतलब यूज़ कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, अगर तो पॉसिबल हुआ, अगर आप सर्च कर सके हुए को मतलब उनका नाम वगैरह कि क्या नाम है उनकी लाइब्रेरी का, क्या नाम है उनका कंप्यूटर सेंटर का, तो आपने वो भी मेंशन कर देना कि ये फैसिलिटीज़ ये नाम से हमें मतलब हमने देखा है कि आपका ये लाइब्रेरी है और ये मतलब कंप्यूटर सेंटर है, उसका नाम मेंशन कर देंगे। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उनको लगता है कि ये बच्चा वाकई ही में पढ़ने आ रहा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, इसने हमारी यूनिवर्सिटी सर्च किया है, वाकई ही में ये इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। पहले इसने सर्च किया, बाद में ये मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ें लिखनी है। एट दी एंड आपने उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में ये लिखना है कि ये वाला मेरा कोर्स है, वो तो कोर्स का नाम साथ साथ आएगा, लेकिन एट दी एंड फिर आपने एक बार उसको मेंशन कर देना है। और फिर आपने मेंशन करना है कि हम जो मेरा कोर्स है इसका क्या उसका नाम है, स्टार्ट और एंड डेट ये है। ठीक है, जब उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे तो मतलब हर चीज़ आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब भी वो उन्होंने आप लोगों से मांगेंगे, जहाँ जहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे आपने वहाँ वहाँ उनको डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको कम से कम भी 15 दिन के बाद तो आएगा कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। अगर तो आपकी हर चीज़ ठीक है तो फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। नहीं कोई चीज़ मिसिंग है, कोई मतलब आपका कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है, अगर पर्सनल स्टेटमेंट उनको पसंद नहीं आई, या आइल्स वगैरह जो है वो उनको पहुंचा नहीं है, ठीक है, या आइल्स के आपके बैंड उनके मुताबिक नहीं है, तो वो आपको ईमेल करेंगे। वो कंडीशनल ईमेल होगा, तो उसमें लिखा होगा ये कंडीशन अभी अप्लाई है, इसको फुलफिल करें, उसके बाद हम आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देंगे। अगर आपको कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स के बारे में नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हुआ है मैंने कि क्या कंडीशनल ऑफर लेटर है और क्या अनकंडीशनल ऑफर लेटर है। ठीक है, तो उसके बाद दरमियान में मैंने जो एरो लगाया उसमें मैंने साथ मेंशन कर दिया बुक योर टीबी टेस्ट। जब आपको एक भी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाए, ठीक है, तब पता चल जाता है कि अब यूनिवर्सिटीज जो है ना सारी ऑफर लेटर देने स्टार्ट कर दी हैं, तो आपने टीबी टेस्ट अपना बुक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि टीबी टेस्ट की डेट कम से कम भी अगर आपको मिलती है ना तो 1 मंथ बाद की मिलती है, तो वो आपने अनकंडीशनल जब आपको मिलना है तो फिर आपने टीबी टेस्ट उनको जमा करवाना है, इसलिए आपने टीबी टेस्ट को बुक कर लेना पहले ही। आपको जो भी डेट मिलेगी आपने अपना टीबी टेस्ट जाके करवा लेना है। ठीक है, इस्लामाबाद लाहौर में इनके सेंटर जो है वो मौजूद है। और जो उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा जब आप उनकी जो भी कंडीशन आप उन्होंने लगाई होगी ऑफर लेटर में, जो आप लोग को उन्होंने दिया, सॉरी कंडीशनल ऑफर लेटर जो दिया उसमें जो भी कंडीशन आप लोगों को लगाई हुई है आपने अगर उनकी फुलफिल कर दी तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देगी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब आपके कोई कंडीशन ऑफर सॉरी नहीं लगी हुई
तो अब आप फ्री हैं कि आप हमें डिपॉजिट जमा करवा दें, आप फ्री हैं कि आप हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दें ताकि हम आपको कैश लेटर दें। तो इसमें अनकंडीशनल के बाद कैश लेटर से पहले एक इंटरव्यू आप लोगों को यूनिवर्सिटी को देना होगा। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है वो, उसमें बच्चे को उन्होंने जज करना होता है आया कि ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी के लायक है या नहीं है। ठीक है, उन्होंने वो तो लेना है। 10 to 15 मिनट्स का वो इंटरव्यू होता है। उसमें आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो मैंने पहले बताया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी हम कुछ चीज़ें वही लिखते हैं। और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में भी मैंने एक वीडियो जो है बहुत डिटेल में अपलोड की है। वही क्वेश्चन पूछेंगे पूरे यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेते हैं तो सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपने अपनी मर्जी से आंसर जो है वो गूगल से सर्च कर लेने हैं, जो मैंने बताए हैं उनको देख लें। इसी तरह से ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा अच्छे से उनको आंसर्स दें। देख लें जाके यूट्यूब पे वीडियो, मेरी नहीं देखनी तो किसी और की देख लें। यूट्यूब से ही सर्च करिएगा, गूगल से सर्च करिएगा कि व्हाट इज़ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और उनके क्वेश्चंस के बारे में। तो जिसकी वीडियो आपको अच्छी लगे आप उसकी देख के तो अच्छे से प्रेपरेशन कर लें। मकसद ये है कि आप लोग क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करें। ठीक है, अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपका क्लियर होगा देन वो आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को वो कह देंगे कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। देखिए, आपने पीछे इतनी मेहनत की है, इतना प्रोसेस करके आप यहाँ तक आए हैं, अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले लिया, तो अब जो है वो बात नहीं बनती अगर आप लोग क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर नहीं करते। तो इसलिए आप लोगों को प्रेपरेशन स्टार्ट से ही कर देनी चाहिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के सेम होते हैं, सिर्फ एक दो जो है उसमें आप लोगों ने एडिशन करना होता है। जब किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसका दे रहे हैं इंटरव्यू, तो उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में एडअप करना है और अपने कोर्स के बारे में एडअप करना है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के आंसर आपके सेम होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे, यूके क्यों आया उसके बारे में पूछेंगे, किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो वो बाकी चीज़ें सेम हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन एक दो होंगे जो उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप वो बाद में भी कर सकते हैं। इसलिए थ्रू आउट जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करें तो साथ में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी आहिस्ता आहिस्ता से करते जाएं, क्योंकि आपका उन्होंने स्पीकिंग भी देखनी है कि फ्लुएंट है या नहीं है। जब इंसान फ्लुएंट नहीं होता तो तब उनको लगता है कि ये बच्चा अपना जो है क्लियर नहीं है, अपनी चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं। हालांकि हम तो क्लियर होते हैं, लेकिन उनको फिर ये लगता है, तो फिर वो बच्चे को डिनाई कर देते हैं कि ठीक है हम नहीं आपको ले सकते। ठीक है, तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिला तो आपने उसके बाद बैंक स्टेटमेंट बना लेनी है। कुछ बच्चों के जो हैं वो तो माशाल्लाह फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, उनके मतलब बैंक में इतने पैसे पहले से ही मौजूद होते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट उनको बनानी नहीं पड़ती, उनके पास होते हैं। ठीक है, लिविंग एक्सपेंस जो होता है वो हमने अपने बैंक स्टेटमेंट में उनको शो करना होता है। ऑलमोस्ट जो वो होता है यूके के हिसाब से 9207 पाउंड। ठीक है, 1 ईयर अगर स्टूडेंट आ रहा है तो 1 ईयर स्टूडेंट के लिए, अगर 4 ईयर्स के लिए आ रहा है तो वो भी इतने ही अपने मतलब अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, और वो आप कन्वर्ट करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा पाउंड्स कितने में है। तो एक तो आपने उतने बैंक स्टेटमेंट में रखने हैं, दूसरे अगर जितनी भी आपकी फीस है उसमें जितने आपने डिपॉजिट जमा करवा दिया है और उसके बाकी जितनी फीस है वो भी आपने उसके इवज अपने पैसे जो है वो अपने बैंक में रखने हैं, बैंक स्टेटमेंट उनको शो करवानी है। अपनी बकाया फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये आपने 28 डेज पूरे करके फिर उनको देनी है, फिर आपको कैश लेटर मिलेगा। अनकंडीशनल ऑफर लेटर जिस दिन भी आपको मिल जाए तो आप लोग आपने इस तरह से करना, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनने के लिए दे देनी है। ठीक, अगर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि अप्लाई ही लेट करते हैं तो फिर उनको जब भी ऑफर लेटर आ जाए, बेशक वो कंडीशनल ही आया हो, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे फिर उनके पास टाइम नहीं होगा। 28 डेज से एक दिन भी कम अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हुए होंगे तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी कहती है 28 डेज पूरे होंगे तो हमने स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट करनी है। अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद वो टेस्ट हो गया, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो गया, टीबी टेस्ट आपने जो करवाया वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद जो बात अब कर रही हूँ। टीबी टेस्ट उनको जमा करवाना है, बैंक स्टेटमेंट उनको जमा करवानी है, अगर वो पासपोर्ट मांग लें तो वो जमा करवाना है, तो आपको कैश लेटर मिल जाएगा। ठीक है,
गैस लेटर के लिए अप्लाई भी कुछ करते हैं, उनको अप्लाई क्या करना, उनको चीज़ें सेंड करें, उनको करें कि ये हमारी चीज़ें हैं तो हमें जो है वो अब गैस लेटर आप दे दें, ठीक है। आपकी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल सही है, ओरिजिनल है, तो आपको विद इन 1 वीक आपको गैस लेटर मिल जाएगा, ठीक है। गैस लेटर के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अगर आप कंसल्टेंट से कर रहे हैं तो फिर भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होगा, क्योंकि हम वहाँ पे वीएफएस ऑफिस जाके वीज़ा नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जो है बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिलती, तो उधर जाने का तो हमारा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। सेम डे की बायोमेट्रिक डेट नहीं मिलती, इसलिए हमने क्या करना है, वीज़ा को अपना खुद अगर अप्लाई कर रहे हैं तो खुद कर लें, अगर कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो कंसल्टेंट से करवा के, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि बायोमेट्रिक की जो पास की डेट है कोई 1-2 दिन की वो ले लेनी है, नहीं तो कंसल्टेंट से कहें कि हमें डेट ले दें, वो ले देते होते हैं आपको पहले की डेट, ठीक है। ज़्यादा दिन आपने नहीं उसके अंदर रखने, क्योंकि बाद में वीज़े का टाइम नहीं पूरा होता, वीज़ा जल्दी नहीं लगता। तो उसके बाद क्या है, बायोमेट्रिक करें, विद इन 15 to 21 डेज आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा और आप यूके आ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, सब्र रखना है, इत्मीनान रखना है, इसमें सिर्फ हमारा जो है मेहनत, टोटल प्रोसेस में हमारी मेहनत है। मेहनत कहाँ है, आइल्स में मेहनत है, पर्सनल स्टेटमेंट में मेहनत है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में मेहनत है, ठीक है। ये चीज़ें मेहनत लेती हैं। अगर आप लोग, ये प्रोसेस कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ का होगा, तो उस 5 मंथ में मेहनत कर लेंगे तो आप यूके आ जाएंगे। अगर वो भी 5 मंथ जो है वो ज़ाया कर देंगे तो फिर वो है कि किस्मत, फिर लक लगेगी, वैसे नहीं फिर आया जाता, ठीक है। आज मैं आपको ये पूरी वीडियो आप लोगों को बता दी है, हर जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब के प्रोसेस क्या है यूके जाने का, किस तरह से लोग यूके जाते हैं, ये प्रोसेस है, इसी से लोग यूके आते हैं, ठीक है। तो क्या है, सॉरी पता नहीं मैंने आपको डिपॉजिट का बताया कि नहीं बताया। अच्छा, अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपने फीस भी जमा करवानी है, फिर आपको कैश लेटर मिलेगा, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, चलें ठीक है, वो आपको पता चल ही जाएगा कि फीस जमा करा के हमें कैश लेटर मिलेगा, ठीक है। तो अब मुझे ऑब्जेक्शन भी आने हैं कि आपने पहले बताया ही नहीं था फीस जमा करवानी है कि नहीं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, फिर वो ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आपने तो तब बताया ही नहीं था, आपको पता नहीं था कि अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद जो है वो कैश लेटर तभी मिलेगा जब फीस डिपॉजिट जमा करवाएंगे, तो वो आपने करवानी है, ठीक है। और अब क्या है कि चलें ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत क्लियर हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस और बहुत आसानी हो जाएगी आपको पूरा वीज़ा प्रोसेस में। और ऐसी वीडियो कभी किसी ने नहीं बनाई होगी, क्योंकि लोग सिर्फ अपने यूट्यूब पे व्यूज़ लेते हैं। मैंने आज तक बहुत सर्च किया था, जब मैं यहाँ पे आ रही थी, मैंने अपना जब यूके का जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सर्च किया, मैंने वीडियोस पे वीडियोस देखी, पता नहीं कोई हंड्रेड्स में देखी, थाउजेंड्स में देख ली होंगी, पूरे चले हंड्रेड्स में तो देखी होंगी, थाउजेंड में ना देखी होंगी। तो मैंने ऐसी वीडियो नहीं देखी कि जिसमें लोग सारा प्रोसेस बता दें आपको। लोग नहीं बताते, पता नहीं क्यों नहीं बताते, दिल में क्या रख के नहीं बताते, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्यों बता दिया, ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में होते थे कि इससे पहले क्या होगा या इससे बाद क्या होगा, ये चीज़ें क्या हैं। इंसान पहले से प्रिपेयर हो कि ये प्रोसेस है तो इंसान आसानी से कर सकता है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल में वीडियो देख ली होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। टाइम बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो थी, लंबी तो होनी थी जब सारा प्रोसेस बता रही थी। अल्लाह हाफिज़, बाय।